हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आप सबके एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब इसके बाद है ग्रुप डी की बारी। तो ग्रुप डी का भी एग्जाम हो सकता है आपका जुलाई से सितंबर के आसपास हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो हम आपके लिए मैथ की प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस सीरीज क्यों खास है, अभी आप देख के ही समझ जाओगे। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये आपके प्रीवियस ईयर जितने भी आपके ग्रुप डी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ही पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस में सबसे अच्छी बात होती है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप देखोगे एनटीपीसी का लेवल 6 का पेपर और आपका लेवल 1 है, दोनों के बीच ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इसका 10th था, यहाँ है ग्रेजुएशन। तो लेवल भी आप देख सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा हाई फाई लेवल की तैयारी करोगे और उतना लेवल का पेपर आपका ग्रुप डी में नहीं आने वाला है, तो जिस लेवल का पेपर होता है उसी लेवल की हमको तैयारी करनी चाहिए। बिना टाइम बर्बाद किए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। इस वीडियो का जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 6 वर्ष बाद परिपक्व होने पर 689 रुपये प्राप्त होते हैं। तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी? देखिए, 6 वर्ष बाद जो आपको पैसा मिल रहा है ये 689, ये 689 क्या है? एक तो इसमें मूलधन है प्लस 6 साल का इसमें क्या है, ब्याज है। तो पहला तो मूलधन हो गया, प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना बना है, ऐसा ही हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, साधारण ब्याज है, हर साल क्या होगा, 5% का लग रहा है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, ऐसा ही पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6 गुणित्ते कितना, 5% बराबर कितना हो जाएगा, 30%। तो 6 साल में आपको कितना ब्याज मिला है, 30%। मूलधन कितना होता है, 100%। ऐसा ही कितना है, 30%। तो 130% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 689। आपको क्या निकालना है, मूलधन मतलब कि 100% की वैल्यू। 130% की वैल्यू है आपके पास 689, तो आपको 100% निकालना है। सीधे आप कर दीजिए, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 689 अपान कितना हो जाएगा, 130 इंटू 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बाकी 13 पच्चे कितना होता है, 65। फिर बचेगा 39, 13 कितना हो गया, 39 जीरो, 500 कितना हो गया, 530 रुपये इसका क्या था, 100% मतलब कि मूलधन की वैल्यू कितनी थी, 530, जो कि 5% के ब्याज से 6 साल में कितना हो गया था, 689। आपका मूलधन कितना आ गया, 530 रुपये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना थी। अब 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल दे रखा है 28 मंथ, ठीक है, और एक दे रखा है 4 मंथ। ये पहले है और ये बाद है, तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे। ए और बी का रेशियो क्या दिया है, 28 मंथ पूर्व दिया है आपका 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2, और 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2। ठीक, सिंपली हमने फ्रैक्शन को चेंज कर लिया है। आप यहाँ 10 से भाग दे दोगे तो भी आपका हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देंगे, 25/10 करोगे तो आपका 5/2 आ जाएगा। इसी तरह से 35/10 करोगे तो 7/2 आ जाएगा। अगर हम 7 और 5 का डिफरेंस देखें और 2 और 2 का डिफरेंस देखें तो 0 2 दोनों के बीच का डिफरेंस समान नहीं है। तो दोनों का क्या अंतर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब ए और बी का रेशियो कितना बन जाएगा, 7 तरीके कितना होता है, 21, और 3 दूनी की 6। इसी तरह से 5 पच्चे कितना हो गया, 25, और 5 दूनी की 10। ठीक, यहाँ तक बन गया। अब ये आपका नया रेशियो आ गया, ए और बी का न्यू रेशियो आ गया 21/6 और 25/10। अब इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना मंथ आ रहा है, 28/4 कितना हो गया, 32 मंथ। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, 8 मंथ। तो यहाँ पे आपको पूछा वर्तमान आयु का योग क्या है। अगर हम 4 मंथ बाद के आयु का योग निकाल के, 2 लोग हैं, अगर 8 मंथ घटा दें तो हमारे वर्तमान आयु का योग आ जाएगा आराम से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 मंथ बाद उनके आयु का योग हम ज्ञात कर लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 मंथ, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मंथ, प्लस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 मंथ। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 280 मंथ। तो 4 महीने बाद दोनों के आयु का योग कितना आ रहा है, 280 मंथ। हमको पूछा है वर्तमान में, तो 4 मंथ बाद आ रहा है 280। वर्तमान में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में इस
280 में से -8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 272। ये आपका आ गया महीना। आपका आंसर दिया है वर्ष में, सिंपली आप 272 को 12 से डिवाइड कर लो। 12 दूनी कितना होता है 24, बचेगा यहाँ पे कितना 32, फिर 12 दूनी कितना होता है 24, 32 में 24 जाएगा बचेगा 8, तो 22 वर्ष 8 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखा है 12x² प्लस 8x माइनस 15 इज लेस देन 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा x के सभी संभावित मानों का निर्दिष्ट करता है। सिंपल आपको इक्वेशन बस सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है 12 और लास्ट में क्या दिया है c की वैल्यू है 15। a को याद क्या करना पड़ता है, अगर आपका a की जगह पे 1 है तो डायरेक्ट c की ही फ्रैक्शन किया जाता है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, तो 12 गुणित 15 कितना हो जाएगा, 15 दहा में 150 और 12 मतलब 180। 180 को ऐसा फ्रैक्शन किया जाए ताकि इसको माइनस करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन एक बार करते हैं। एक बार में जाएगा 90, फिर 3 से ये हो जाएगा 30, फिर जाएगा आपका 5, फिर हो गया 6, 5 36, फिर हाँ सही है। अब इसके बाद इसको ऐसा किया जाए ताकि दोनों को माइनस करने पे 8 आए। अगर हम देखें 5 गुणित 2 कितना होता है 10, और 3 गुणित 6 कितना होता है 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x को क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 10x। ठीक, इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिख दिया गया है 18 माइनस 10x, बस इतना ही आपको करना था यहाँ पे। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो 12x² प्लस 8x को हम क्या लिखें 18 माइनस 10x, तो 18x माइनस 10x माइनस 15 इज लेस देन क्या है 0। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, 12 है 18 है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो 6x। तो यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x, स्क्वायर था 1x हम बाहर ले लिए हैं तो 2x बचेगा, प्लस 18 में से 6x ले जाओगे तो आपका बचेगा 3, और यहाँ पे आप -5 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 2x और अंदर भी बच जाएगा 3। इनका मान क्या है लेस देन 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक हो गया 6x माइनस 5, दूसरा है 2x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वाली हो जाएगी लेस देन 5/6, दूसरी वाली अगर इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हो जाएगा राइट, -3/2 और 5/6। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी देख रहे हो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर हम एनटीपीसी से तुलना करें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है पेपर में। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार की है कितने देर में 30 सेकंड में। तो उसकी चाल यहीं पे निकाल लेते हैं। मीटर में दिया है, सब आपको मीटर में दिया है, तो आपको 5/18 की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 200 प्लस 300 कितना हो गया 500 मीटर। ठीक, और समय कितना है इसका 30 सेकेंड। इसकी चाल यहाँ पे कितनी आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको पूछा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए ट्रेन के सामने किसी भी व्यक्ति की लंबाई क्या होती है 0 होती है, तो जो भी समय लेगा ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करने में जितना समय लेगा वही उस व्यक्ति को पार करने में समय लेगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितनी है 200 मीटर। आपको निकालना क्या है टाइम निकालना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 और ट्रेन का चाल हमको पता है ये है मीटर, चाल है आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 50 अगर आप काटोगे तो बचेगा यहाँ पे 4, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। तो अपनी किसी व्यक्ति को 12 सेकेंड में वो पार कर जाएगी। 12 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे आपको पूछता प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, तो प्लेटफॉर्म में एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती, तो यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे कितना होता है 150 भी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है, तो टोटल लंबाई यहाँ पे हो जाता है 350। ठीक, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सिर्फ आपको पूछा था व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है ट्रेन के सामने, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। वो कितने सेकंड में पार कर जाएगी 12 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ग्रुप डी और रेलवे वाले एग्जाम में। सेक थीटा
प्लस टेन थीटा बराबर कितना है 6। तो सेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा प्रॉपर्टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे को क्या लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप 6 रख दो। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/6। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन है आपका 1, ये है इक्वेशन 2। आपको पूछा क्या है, सेक थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा, अगर इसको इसको जोड़ दिया जाए तो टेन थीटा से टेन थीटा खत्म, सेक थीटा कितना हो जाएगा 2। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो गया है। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है आपका 1/6। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़िए, इससे ये कटेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 1/6, छछा के 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। 37 बटे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 37/12। ठीक, आप इसको भाग दोगे 12 3 कितना होता है 36 और 1/12। ये हो गया आपका राइट आंसर। 3 सही 1/12 आपका राइट आंसर। सिंपल आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला लगाना था। पहला ए प्लस बी आपको दिया है, ए माइनस बी आप निकाल लोगे, और आपको ए की वैल्यू पूछा था, दो इक्वेशन पता है, आप आराम से माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि वहाँ जितने कॉलम हैं उतने ही रोज हैं। देखिए कॉलम क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है जो भी खड़ी वाली पाई होती हैं, ठीक है, जितनी भी खड़ी वाली पाई होती हैं वो होती हैं कॉलम। और रोज क्या होता है, जितनी पड़ी हुई लाइन होती हैं जो इस टाइप से हॉरिजेंटल होती हैं उनको कहा जाता है रोज। तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो वहाँ टेबलों की कितनी रोज हैं। तो आपको पता है एक मैट्रिक्स है, उसमें कॉलम क्या है m इंटू रोज क्या है m। ठीक है, m क्रॉस m की यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बन रही है। m क्रॉस m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 529। आपको पूछा है एक रोज की संख्या, रोज कितने हैं आपका, ये क्या हो जाएगा m। तो एक आपको m निकालना है। सिंपल, आपको क्या है m क्रॉस m आपको दे रखा है कितना है 529। एक m आपको निकालना है। m स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 625। थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना चाहिए, 625, इसका मतलब ये वैल्यू 625 से थोड़ी सी कम है। 20 का स्क्वायर करोगे तो 400। तो 20 से 25 के बीच में ही कोई ऐसा स्क्वायर है जो 529 आया है। यूनिट डिजिट देखोगे तो 3 का स्क्वायर करने पे ही आखिरी में क्या आता है 9। तो सिंपल आप यहाँ लिख सकते हो ये है 23 का स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक, बाकी आप 23 गुणित 23 भी करके देख सकते हो, 529 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें कितनी लड़कियां थीं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कितना कम है। यहाँ पे सिंपल आपको दे रखा है 5/6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3531। ठीक, आपको पूछा है लड़कियों की संख्या, तो 5 6 कितना हो गया 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3531। आपको निकालना है लड़कियों का अनुपात, लड़की का अनुपात कितना है 6। 11 यूनिट की वैल्यू आपको पता हो गई कितना है 3531। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3531/11। आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 6 से इधर गुणा कर दो, 6 से इधर गुणा कर दो। अगर आप 11 से काटोगे 11 तिहाई कितना होता है 33, फिर बचेगा 23, 11 दूनी की हो गया 22, फिर बच गया 11 1। 321 में 6 का अगर आप गुणा करोगे, 6 कम 6, 6 दूनी की 12 की 1, 6 3 का 18 और एक कितना हो जाएगा 19। 1926 आपकी लड़कियां हैं।
वहीं अगर आपको लड़का पूछे तो यहाँ 5 से गुणा कर सकते हो। ठीक, तो सिंपल आपको लड़की पूछा था, लड़कियों की संख्या पे यहाँ पे आएगी 1926। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। सिंपल इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। 5/8 गुणित 3/4। भाग को अगर आप गुणा में लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, उल्टा कर लो इसको। 48 बटे कितना हो जाएगा, 35। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम काटेंगे तो 4, 12 चौक 48 होता है, ये हो गया 12। 5 सत्ते कितना होता है, 5 सत्ते होता है 35। और वहीं अगर हम 8 से काटें, 4 दूनी की 8, 4 तिहाई कितना होता है 12। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 9, 9 बटे कितना हो गया 14। सिंपल आपका आंसर आ गया 9/14। अगला है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आप आंसर को भी देख सकते हो, आपका क्या है 9 अगला क्वेश्चन दिया है, एक छोटे पैमाने पर व्यापार में पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया, इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई, तो इस साल अर्जित वास्तविक लाभ आपका क्या है। तो पिछले साल 75,000 कमाया था, इस बार उसके लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25%। तो आपको 25% कैसे निकालना होता है, 75,000 का 25% को आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 उसका, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से भाग दोगे, 4 एक कम कितना हो गया 4, फिर बच जाएगा आपका 32, 8, फिर आपका बचेगा 30, 30 के लिए फिर 7, फिर इसके बाद हो गया 5। ठीक, 18,750 रुपये है, पूछा है साल के लास्ट में वास्तविक लाभ क्या है। 75,000 में 18,000 आप जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 5, 7, 8, 5 कितना हो गया 13, और 7 एकम 8 एक 9, 93,750 रुपये आपका इस साल के अंत में उसका लाभ है, जब 25% लाभ में उसके वृद्धि हो रही है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया है, अंडर रूट वाली वैल्यू है। देखिए इस वैल्यू को आप कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर कहीं भी आपको पॉइंट वाला चीज़ दिखे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका भी हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ लिखिए 169 इंटू 10 के पावर कितने अंक पे लगा है, 0.1 2 3 4 -4। ठीक, इधर आप क्या लिखोगे, इंटू एक्स भी है यहाँ पे। 13 को कैसे लिख सकते हो, 13 गुणित 10 के घाते -1। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 169 क्या हो जाएगा 13, और 10 के घाते -4, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 के घाते -2। एक्स बराबर कितना है 13 इंटू 10 के घाते -1। 13 से 13 खत्म हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के पावर -1 अपान 10 के पावर -2। ऊपर जाएगा -2 तो कितना बचेगा आपका 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत लाभ बताएं। ये देखिए आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से निकल जाएगा। सीपी और एमपी के रेशियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बाजार मूल्य, और यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो 130% हो गया बाजार मूल्य। ठीक है, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो 130 का 10% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 से 10, 10 से 10 कितना हो गया 13। ठीक है, 130 रुपये था, उसका 10% कितना होगा 13। अब आपको लाभ ज्ञात करना है, तो 130 में से 13 का छूट दे दिया है, तो अब पैसे कितने बचेंगे उसके पास 13, मतलब कि 117। जो ओरिजिनल वो बेच रहा है 117 रुपये में बेच रहा है, टोटल उसको लाभ ज्ञात करना है। 100 रुपये की चीज़ को 17 रुपये में 117 रुपये में बेच रहा है, 17 रुपये का उसको क्या मिल रहा है लाभ। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 17%, 17% का उसको लाभ मिल रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला है आपका, शॉप एक उत्पाद की एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है, यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है। आपको सिंपल यहाँ दे रखा है, एमआरपी पे 30% छूट प्रदान किया है और उसकी एमआरपी कितनी है, 100% की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना है 500 है। फिर आपको बोला है एमआरपी पे 30% की छूट दिया है, मतलब कि 70% में वो बेचा है, तो उसी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था। 70% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 500 गुणित कितना हो जाएगा 70/100, ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते कितना हो गया 35। 350 रुपये उसका क्या है विक्रय मूल्य है।
अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 841। आपको सिंपल यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभी हमने आपको बताया 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। जो भी वैल्यू आएगी 25 और 30 के बीच में ही आएगी। तो ये देखोगे 31 ये हो नहीं सकता, 39 ये हो नहीं सकता, 41 ये हो नहीं सकता, 29 है, 29 ही इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे 9 देखोगे, 9 के स्क्वायर में क्या होता है यूनिट डिजिट पे 81 होता है, एक आएगा, तो वहीं से आपका ये 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो सबका एक एक बार गुणा करके भी देख सकते हो। अगला आपको एक कथन दिया हुआ है, कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है, उसमें दो कोण का अगर आपको मान पता है, ठीक है, बी और सी के कोण का मान पता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है 180। दो कोण आपको पता है, ए का मान आप नहीं निकालोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, 60 ये दे रखा है, 180 माइनस 90, ए की वैल्यू कितनी आ गई 90। दूसरा कथन है ए का मान 0 से 180 के बीच में है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ एक ही कथन जो है आपके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केवल एक ऑप्शन देने के लिए पर्याप्त है, आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है आपका 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमको पता है। इसके माध्यम से 54 किमी पर आवर की दर से पानी प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव 60% प्रवाह से भरा होता है तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाले पानी का आयतन आपको निकालना है। सिर्फ इसमें आपको कैलकुलेशन करना है। आपको एरिया दे रखा है प्लस पानी का स्पीड भी दे रखा है। एरिया कितना हो गया 10.4 इंटू पानी का स्पीड क्या है 54 किमी पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए, 5 बटे कितना हो जाएगा 18 इंटू फिर है पाइप हमेशा 60% ही भरा रहता है, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 60% इसका निकाल लीजिए, प्लस आपको 5 मिनट में पूछा है, 5 इंटू मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि स्पीड मेरा किस में है, अगर इसको हमने यहाँ क्या कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो 5 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा 5 गुणित्ते 60। ठीक, अब आपको सिंपल यहाँ पे गुणा ही करना है। तो अगर 6 से काटोगे 6 त्रिक हो जाएगा 18, और यहाँ पे आप काट के देख लो 6 हो गया। अब इसके बाद सिर्फ आपको गुणा ही करना है, बाकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2808। बाकी अब कैलकुलेशन ही है, इक्वेशन मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, एकदम एग्जैक्ट ही आएगा। काट पीट के सब वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे 3 से काट दिए तो ये 2 बार में चला गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 5 पचे 25, और फिर 54 से गुणा कर लो, फिर 10.4 से, तो बस आपको गुणा ही करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक बटन पे हिट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।